नमस्कार, मेरा नाम मोहित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं टिप्पा। घड़ियां बनती हैं, घड़ियां देखते हैं, घड़ियां चलती हैं और समय दिखाती हैं। हमारे सामने ऐसे ही एक वॉचमैन बैठे हैं जिन्होंने एक घड़ी बनाई है। और घड़ी बनाने का क्या ज़रिया था, क्या कारण था, आज इनसे ही बात करते हैं। आपका नाम है आर.ओ., आप नेवी में रहे हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं और आप घड़ी बनाते हैं। तो आरो भाई, ये क्या था? घड़ी बनाने का कहाँ से जिक्र आया? कैसे घड़ी बनानी है, घड़ी नहीं बनानी, और घड़ी बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? सबके हाथों में घड़ी है, सब काम कर रहे हैं। जी नमस्कार। हमने एक्चुअली एक घड़ी नहीं, हमने एक समय का आविष्कार किया है। हमने एक नए समय की खोज की है जो कि हमारे ऋग्वेद में बहुत ही प्राचीन समय से दिया हुआ है, जिसको हम मुहूर्त कहते थे। तो मैं बताता हूँ इस घड़ी का हमको आइडिया कैसे आया या हमने ये घड़ी बनाने की क्यों सोची। मैं अपनी एजुकेशन के दौरान मैंने मर्चेंट नेवी की एजुकेशन करी है इंग्लैंड से। तो इस एजुकेशन के दौरान मैं एक बार ग्रीनविच म्यूज़ियम घूमने गया। ग्रीनविच म्यूज़ियम जाके मैंने ये जाना कि अर्थ का जो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री ऑफ अर्थ है, वो अर्थ पे कहीं पर भी हो सकता था क्योंकि अर्थ गोल है। तो वो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री कहीं भी हो सकता था। इंग्लैंड में ही क्यों हुआ? क्योंकि इस विषय पे रिसर्च, हमारे 24 घंटे की रिसर्च इंग्लैंड में हुई। तो तो उस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व था। तो उन लोगों ने प्राइम मेरिडियन अपने यहाँ करके इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। और जगह जगह दुनिया भर में और भारत में भी आप देखेंगे जितने भी प्राचीन घंटाघर बने हुए हैं वो सारे ब्रिटिश द्वारा ही बनाए गए हैं। तो ये इस तरीके से इन लोग ने, ब्रिटिश ने, ये समय को प्रचलन में लाया। तो ये जो समय 24 घंटे का है, ये मिस्र की सभ्यता में दिया गया समय है। वहां पर 24 घंटे के समय का वर्णन है। तो जब मैंने ये बात जानी कि ये एक मिस्र की सभ्यता से आया हुआ चीज है, तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि क्या और भी कोई प्राचीन सभ्यताएं थी जो समय को जानती थी, या 24 के अलावा क्या और कुछ भी हो सकता था। तो मैं ये चीज जब जानने की प्रयास कर रहा था, तब मैं पढ़ते पढ़ते अपने ऋग्वेद पे आया, जिसमें मैंने मुहूर्त शब्द का वर्णन देखा। और ये देख के मुझे मालूम पड़ा कि हमारा जो देश है भारत में, ऋग्वेद में आज से 5 से 6 हजार साल वर्ष पूर्व समय का प्रयोग किया जाता था, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने मुहूर्त शब्द कहा था। एक दिन में हमारे यहाँ सूर्य उदय से लेकर अगले दिन के सूर्य उदय तक 30 मुहूर्त होते हैं। हर मुहूर्त में 30 काल होते हैं और हर काल में 30 का आस्था होता है। तो जिसको अगर आज के शब्दों में अनुवाद करें तो उसको बोलेंगे 30 आवर्स, 30 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। तो ये जो हमारी ये घड़ी है, वैदिक घड़ी, ये रात में 12 बजे समय नहीं बदलती है, ये डेट बदलती है सूर्योदय होने पे। हमारी अभी की जो मैकेनिकल घड़ी है वो रात के 12 बजे डेट बदलती है। उसका कारण ये है कि मैकेनिकल घड़ी सूर्योदय नहीं नाप सकती। हमारा जो कैलेंडर है वो सन पे, जब हमारे पृथ्वी सन का एक पूरा परिक्रमा कर लेती है जी, तो हमारे हम न्यू ईयर मनाते हैं। लेकिन ऐसे हमारा एक दिन नहीं मनाया जाता, जिस वजह से लीप ईयर आता है, जिस वजह से बहुत से देश हैं जो डे लाइट सेविंग टाइम का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने समय में 1 घंटा प्लस या माइनस कर लेते हैं ताकि वो सूर्य का सही इस्तेमाल कर पाए। ऐसे लेकिन कई देश है जैसे चाइना, वहां पे एक टाइम जोन यूज होता है। भारत जहां पे सिर्फ एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यूज होता है। लेकिन हमारे देश का ही अगर एग्जांपल ले तो हमारा क्षेत्रफल 3000 किलोमीटर में फैला हुआ है, आसाम से लेके गुजरात तक। तो यहाँ पर जो सूर्योदय की ड्यूरेशन है उसमें 2 घंटे का फर्क है। लेकिन वहाँ के ऑफिसेज, वहाँ के स्कूल का टाइमिंग पूरे इंडिया का सेम है, चाहे दिल्ली हो, चाहे असम हो, चाहे गुजरात हो। तो असम में जो बच्चा जा रहा है उसके यहाँ जल्दी अंधेरा हो जा रहा है क्योंकि उसका सूर्योदय भी जल्दी हो जा रहा है। तो वो सूर्य का एक प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। तो ये जो हमारी घड़ी है ये लोकल मीन टाइम, मतलब एक शहर की स्थिति में कब सूर्योदय हुआ उस हिसाब से चलती है। जो लोग हमें देख रहे हैं, जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये घड़ी का क्या चक्कर है, ये कैसे चल रही है, तो ऐसा है कि पूरी दुनिया को लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स में बांटा गया है, ग्रिड सिस्टम में बांटा गया है। लैटिट्यूड जो होता है वो किसी भी जगह की जो लोकेशन है उसको देखने के लिए कारगर होता है। जो आप अपना फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप उसमें देखते होंगे कि डिग्री का आता है और एक मिनट्स का वो आता है। तो मिनट वाला जो उसमें कांटा आता है वो लॉन्गिट्यूड से आता है। और ये लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं तो रशिया जो है वो इतना बड़ा देश है कि उसके 11 मेरे ख्याल से टाइम जोन्स हैं। अमेरिका के 6 हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप अमेरिका के एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, आप फ्लोरिडा से टेक्सास जा रहे हैं, या फिर आप वाशिंगटन डीसी से आप फ्लोरिडा जा रहे हैं, तो आपको 2 बार घड़ी बदलनी पड़ेगी। और ऐसा ही रशिया में कमोवेश ऐसा ही है। भारत में नागालैंड में और गुजरात में 2 घंटे का सूर्योदय और सूर्यास्त में फ़र्क है।
और इन्होंने जो घड़ी बनाई है ये इस यूनिफॉर्मिटी को बना के रखेगी कि आप देश दुनिया के किसी भी कोने में होंगे तो ये आपको ये समस्या नहीं होगी घड़ी बदलनी है। हमारी घड़ी की खासियत ये है कि जब भी हमारी घड़ी में शून्य बजेगा तो आप जिस भी शहर में हो, आप जिस भी देश में हो, हमारी घड़ी में जिस समय शून्य बज रहा है उस समय सूर्योदय होता दिखेगा। एग्जैक्ट 000 पे सूर्योदय उस प्रेजेंट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे। तो आरो भाई यही जब हम लोग पीछे बात करते अभी कैमरे की, तो यही मेरा एक सवाल था और मैं चाहता हूँ कि इन लोग को भी क्लियर हो जो हमें देख रहे हैं कि जैसे अंटार्कटिका है या जो पोल्स के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं या फिर जो पोल्स के करीब देश हैं जैसे नॉर्वे है, फिनलैंड है और नीदरलैंड हॉलैंड भी, आप तो क्योंकि शिप पे रहे होंगे तो आपने देखा भी होगा कि यहाँ 6-6 महीने महीनों या रात ही नहीं होती, बस सूरज डिप होता है और वापस आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप वो यूनिफॉर्मिटी कैसे बना के रख पाएंगे? जी, ऐसी स्थिति में जो हमारा सन है वो पूरी तरीके से अस्त नहीं होता, लेकिन वो नीचे तो जाता है और वो एक शाम जैसा माहौल दे देता है। सूर्य अस्त नहीं होता, लेकिन वो अपने हॉरिजॉन से जब नीचे जाता है उसी को सूर्यास्त माना जाता है। हाँ, तो ऐसे बहुत कम ही देश है जहाँ पे ऐसा हो रहा है। वो 55 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर या नीचे की तरफ पाए जाते हैं, बाकी देश इसके अंदर ही हैं। तो जहाँ पे प्रॉपर सनराइज सनसेट होता है, जो इसके ऊपर देश या 55 डिग्री नॉर्थ के ऊपर प्रेजेंट है या 55 डिग्री साउथ के नीचे प्रेजेंट है, वहाँ पर ही ऐसा होता है। ऐसे बहुत कम देश हैं, लेकिन इनमें भी हम ये यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं कि जब वो वही क्षितिज से जब ऊपर आया तब वो सूर्योदय माना गया। अच्छा। एक चीज़ मुझे ये बताइए आरो भाई कि ठीक है ये एक अच्छी चीज़ है, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, पर ये शार्क टैंक वाली जनरेशन है ना, ये सब शार्क टैंक देख रहे हैं और इन लोग को मज़ा आ रहा है, अरे इक्विटी सीख रहे हैं, पैसा लगाना सीख रहे हैं कि अरे पैसा इससे लगता है, किस में लगाएं, इससे प्रॉफिट आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने मॉडल को, अपनी इस घड़ी को कितना स्केलेबल पाते हैं? आपको कैसा लगता है कि हाँ इसमें इन्वेस्टर्स कैसे इसमें अट्रैक्ट हो सकते हैं, इसको कैसे आगे स्केलेबल किया जा सकता है? और जो आम लोग हैं मेरे जैसे, मतलब ठीक है मैंने इनको बता दिया कि यार यूनिफॉर्मिटी रहेगी, मैं ज़िंदगी भर लखनऊ में ही मर गया, मैं लखनऊ से बाहर नहीं गया, मैं उस घड़ी का क्या करूं? मेरे लिए वो जो नॉर्मल घड़ी है चिमटी के ऊपर है। इसका आप इस वर्ड में क्या प्रेजेंट सिनेरियो में एक अच्छा इस्तेमाल है। मैं आपको 2 इस्तेमाल इसके बहुत अच्छे बता सकता हूँ। पहला इस्तेमाल कि हमारी जो बॉडी है, हम मैकेनिकल क्लॉक को यूज़ कर रहे हैं पिछले 100-150 साल से भारत में। तो हमारी जो बॉडी है वो एक मैकेनिकल क्लॉक से सिंक है। अगर आप एग्जांपल देखो, अगर आप कोई आर्मी वाला आदमी अगर रोज़ सुबह 6 बजे जागता है तो उसको 1 से 2 महीने बाद किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बॉडी अलार्म खुद फिक्स हो जाती है और वो अपने आप 6 बजे जाग जाएगा। लेकिन ऐसा आप क्या सूर्योदय पे फिक्स कर सकते हैं कि आप रोज़ सूर्योदय पे जाग जाएं? लेकिन बहुत से जानवर है जो सूर्योदय पे जाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी घड़ी का नहीं पालन कर रहे, वो नेचर से सिंक्ड हैं। लेकिन हम एक घड़ी का पालन करते हुए हम एक मैकेनिकल घड़ी से सिंक्ड हैं, ना कि अपने नेचर से हम दूर हो गए। लेकिन हमारी घड़ी हमारी बॉडी को नेचर से सिंक करती है, जिससे बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। हमारे वेदों में ऐसा मेंशन्ड है। दूसरी चीज़, अगर हम लोकल मीन टाइम को कैलकुलेट करते हैं और हर शहर को उसके सूर्योदय के हिसाब से समय देते हैं, तो हर शहर में हम मिलियन ऑफ यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। और हर दिन हम पूरे विश्व में अगर ये समय का पालन इस तरीके से करें तो बिलियन ऑफ यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हर दिन बचा सकते हैं। ये मेरे पल्ले नहीं पड़ा, दोबारा बताइए। चलिए, ये कैसे हुआ? अब मैं आपको एग्जांपल असम का देता हूँ। हम इंडिया में, तो मैं असम का एग्जांपल देता हूँ। आज असम में सूर्योदय हुआ सुबह 7:30 बजे फॉर एग्जांपल। वहाँ का स्कूल चालू होगा सुबह 8 बजे और वहाँ का स्कूल खत्म होगा, मान लीजिए कॉलेज शुरू होगा मान लीजिए सुबह 9 बजे और कॉलेज खत्म होगा शाम के 5 बजे। आज वहाँ सूर्योदय हुआ मान लीजिए सुबह 8 बजे और वहाँ पे सूर्यास्त हो जाएगा दोपहर 3 बजे। तो वहाँ का जो बच्चा है वो अंधेरे में घर वापस जाएगा, तो कॉलेज को 2 घंटा ज़्यादा लाइट जलानी पड़ेगी। अगर उसके सूर्योदय के समय पर ही वो हमने शून्य किया होता और वो सूर्योदय के हिसाब से उसका टाइम चल रहा होता। हाँ, क्योंकि भारत में तो सामान्य ही है, एक ही टाइम जोन है, तो 4 बजे वहाँ अस्त हो गया। सही बात। हाँ, तो वहाँ पे अस्त हो गया, तो उसको 1 घंटा या 2 घंटा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना पड़ा। अगर आप 1 घंटा भी एक स्टेट एक बल्ब भी कम यूज़ करेगा तो ऑटोमेटिकली ये मिलियन ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी। बिल्कुल। तो समय के एक सही इस्तेमाल से हम अरबों रुपए की बिजली हर दिन बचा सकते हैं। बढ़िया है। तो अभी क्या है, ये जो आपकी क्लॉक है ये मैकेनिकल फॉर्म में है, डिजिटल है, क्या है, और उसके पीछे की कहानी क्या है वो भी मुझे थोड़ा समझाइएगा, क्योंकि वो मुझे लगता है दर्शकों को जानना ज़रूरी भी है कि क्यों मैकेनिकल नहीं है और क्यों अगर मैकेनिकल होती तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं। जी, हमारी ये जो क्लॉक है इसकी जो थ्योरी हम इसमें प्रूव करना चाहते हैं कि आज तक जो हम घड़ी इस्तेमाल करते हैं वो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और वो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी के अराउंड ही ये पूरे समय का पूरा ये पालन हुआ है। तो हमारी जो घड़ी है ये डिजिटल तरीके से चलने वाली घड़ी है, इसमें मैकेनिकल किसी भी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं हुआ। और ये मैंने सीखा जब मैंने एक मैकेनिकल घड़ी बनाने का प्रयास किया।
जब मैं इस समय को ऋग्वेद में पढ़ के मैंने 30 मुहूर्तों का समय जाना, तो मैंने सोचा 30 घंटे की एक मैकेनिकल घड़ी बनाई जाए, क्योंकि हमारे भी दिमाग में घड़ी का मतलब यही होता है जो गियर से चलती है, वही देख रहे हैं, तो वही तो हमने वो उसी का प्रयास किया और 30 घंटे की एक घड़ी मैंने बनाई मैकेनिकल। लेकिन वो सूर्योदय नहीं नाप पाती थी, तो मैंने उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस करने की कोशिश की है कि हर दिन जो सूर्योदय बदल जा रहा है, कभी उत्तरायण में जा रहा है सूर्य, फिर दक्षिण में जा रहा है सूर्य, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये तो हर दिन बदल जा रहा है। तो मुझे समझ में आया कुछ टाइम बाद, साल भर गलतियां करके, गलत मॉडल्स बना के, कि ये चीज़ मैकेनिकली बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो क्यों मैं ऐसी चीज़ सोच रहा हूँ जो 500 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, क्यों ना लेटेस्ट आधुनिक टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके सैटेलाइट, इंटरनेट, जीपीएस और इनकी मदद से एक चीज़ बनाई जाए जो कि आज की प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है। और इससे हम ये चीज़ें फिक्स कर सकते हैं कि जीपीएस से हम लोकेशन ले सकते हैं, सैटेलाइट से हम सन की पोजीशन ले सकते हैं कि सूर्योदय का किस जगह पे कहाँ हो रहा है, और इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने इस घड़ी का आविष्कार किया। तो ये घड़ी मतलब ऐप स्टोर पे है, कहाँ है? ये घड़ी आपको ऐप स्टोर पे वैदिक क्लॉक प्रो नाम से मिल जाएगी। वेबसाइट है हमारी vedicstandardtime.com नाम से। और 2 अप्रैल को उज्जैन में हम इस घड़ी का स्थापना कर रहे हैं, तो उस दिन ये घड़ी लॉन्च होगी विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक नाम से। नैसर्गिक क्लॉक है ये, है ना, नेचर से रिलेटेड क्लॉक है। नेचर को जानने के लिए मैंने सुना पूरा भारत नाप दिया आपने, साइकिल पे चल पड़े और देखने के लिए कहाँ से क्या है क्या नहीं है। जी जी। उसकी क्या कहानी है? उसकी कहानी ऐसी है कि जब मैंने ये घड़ी का मुझे समझ में आ गया कि ये डिजिटल टाइम फॉर्मेट है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे ही देश के ग्रंथों में इतनी अच्छी चीज़ हमारे ऋषि मुनियों ने 5-6 हज़ार साल पहले खोज दी, तो लेकिन इस चीज़ का यूज़ नहीं है। तो इसको अवेयरनेस करने के लिए, और क्या मैं जो कर रहा हूँ उसकी अडॉप्टेशन लोग करेंगे, इस चीज़ को भी एक जानना ज़रूरी था कि मैं जिस चीज़ को पढ़ते आ रहा हूँ 1-2 साल से और जिस पे काम कर रहा हूँ, तो हमने बना दी वो ठीक है, क्या लोग अडॉप्ट करने के लिए इसको तैयार हैं? तो मैंने सोचा कैसे इसको प्रचलन में लाया जाए या कैसे लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। तो मैंने अपने कुछ पुराने लोगों को पढ़ा कि आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने काफ़ी पद यात्रा करी, काफ़ी कुछ किया, तो मैंने सोचा साइकिल यात्रा करते हैं, क्योंकि अगर ट्रेन से जाते तो हम इतने लोग से कनेक्ट नहीं कर पाते, अगर हम फ्लाइट से जाते तब तो बिल्कुल भी नहीं कनेक्ट कर पाते, लेकिन साइकिल से जाके मुझे हर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर स्टे करना पड़ता था और हर 10 किलोमीटर पर रुक के पानी पीना पड़ता था। तो जहां मैं पानी पीता था वहां 5-10 लोगों को मैंने टारगेट बनाया, जहां रुकूंगा वहां 5 लोगों से बात करूंगा और ये इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। और ऐसा करते हुए मैं लखनऊ से कन्याकुमारी तक जाऊंगा और जितनी भी जगह रुकते जाऊं वहां एटलीस्ट हर जगह 5 लोग को इन्फॉर्मेशन दूं कि वो किसी एक को भी बात अच्छी लगे तो वो आगे किसी को बताए। कन्याकुमारी तक चले तो गए, वापस किसे आए? वापस भी आए वहां से, हाँ वहां से फिर गुजरात गए। ये खतरनाक चीज है कि साइकिल से गए, वापस आने में जान निकल गई, भैया आप नहीं जाएंगे तो ट्रेन से जाएंगे। तो मैंने मतलब इसमें 10 ज्योतिर्लिंग के और 3 धामों के दर्शन किए थे। तो वहां पर भी जो रास्ते में हमको जिन धामों पे, वहां पे जो महंत होते हैं या वहां के जो पुजारी होते हैं, उनको भी मैंने अपनी बात बताई या उनसे भी मैंने ज्ञान अर्जित करने की कोशिश की कि जो मेरी दिशा है या जो घड़ी के बारे में सोच रहा हूँ, क्या हमारा ये विचार सही है कि नहीं, इस चीज़ पे एक आशीर्वाद लेने हम निकले। तो ये तो बात हो गई कमर्शियल की और थोड़ा आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की। अब ज़िंदगी की बात कर लेते हैं। नाम टिप्पा है तो टिप्पे की बात कर लेते हैं। इस पूरे प्रकरण में कई बार टिप्पा खाया होगा, कई बार ऐसा होगा लोगों ने मजाक बनाया होगा, कई बार ज़मीन पे गिरे होंगे, गिर के रुके नहीं, टिप्पा खा के वापस आए। वो टिप्पा खाने की जो कहानी है, वो दर्द है, वो फ्रस्ट्रेशन है जो दिमाग में लिंगर करता है, जो कभी कभी आपको सामर्थ्य नहीं छोड़ता है कि आप खड़े होकर लड़ पाएँ। फिर भी अपने घर वालों की, अपनी माँ की शक्ल देख के, अपने पापा की शक्ल देख के क्या कर लेते हैं, थोड़ी जान लगा लेते हैं। उसकी पीछे की क्या कहानी है वो थोड़ा सा बताइए, ताकि जो देख रहे हैं इनको भी ये समझ में आ जाए कि टिप्पा खा सकते हो, हारा वही जो लड़ा नहीं। ये किताब है, एक IPS ने लिखी थी, हो सकता है आपने पढ़ी हो, 12वीं फेल, उसी का प्रसंग है छोटा सा। तो इनको ये बता दीजिए कि हारता वही नहीं है जो बस लड़ना भूल जाता है। तो उसकी क्या कहानी है थोड़ा बताइए। पहले तो मुझे लगता है ये टिप्पा जो वर्ड है ये लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप बाउंस नहीं करोगे, आप टिप्पा नहीं खाओगे, आप कभी सीख नहीं पाओगे। अगर आप स्टैग्नेंट हमेशा एक जगह या तो नीचे की तरफ अगर गेंद मान लीजिए पड़ी रही तो वो स्थिर है, अगर वो हवा में तो एक ना एक दिन तो गिरेगी और टिप्पा खाएगी, और टिप्पा खाएगी तभी वो सीखेगी। एक टिप्पा खाएगी तो एक बार सीखेगी, 10 टिप्पे खाएगी 10 चीज़ें सीखेगी। तो लाइफ में कभी भी कुछ हमें अगर नया करना है या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो लोगों ने सोचा नहीं है जिस बारे में, तो टिप्पा खाना बहुत ज़रूरी है। वो टिप्पे से ही हमको बहुत एक्सपीरियंस हुए। अगर किसी ने मुझे बोला कि तुम गलत हो, ये क्यों कोई मानेगा, या हम ये चीज़ नहीं मानेंगे, तो हमने इस चीज़ को और फाइंड आउट करने की कोशिश की कि कैसे किसी को समझा पाएँ।
तो ये पिछले 4-5 साल में जब यही टिप्पा खाते खाते लोगों के कटाक्ष देखते देखते हम ऐसी थ्योरी पे आ पाए कि हम कन्विंस कर पाए लोगों को, तो ये भी ज़रूरी था। तो इसको मैं अच्छा ही मानता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये टिप्पा है, ये आरओ है, इनकी एक घड़ी है, वो घड़ी देखिएगा उज्जैन में लग रही है कब? 1 अप्रैल को। 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को, मुझे लगा अप्रैल फूल ना बना रहे हो आप। 1 अप्रैल होता तो। बहरहाल 2 अप्रैल को ये उज्जैन में लग रही है। उज्जैन में कहाँ लग रही है घड़ी? उज्जैन में क्लॉक टावर है वहाँ का, उस जगह पर। उज्जैन में क्लॉक टावर पे लग रही है। अगर आप उज्जैन में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो जाके वो घड़ी देख कर आइए। आप देश के अन्य किसी कोने में रहते हैं तो ऐप डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हम डाल देंगे। ऐप डाउनलोड करिए, देश का ऐप है, मेक इन इंडिया को मोदी जी प्रमोट करते हैं, चुनाव चल रहे हैं, आप ऐप डाउनलोड करें। मैं मोहित हूँ, ये आरओ हैं और ये टिप्पा है। नमस्कार।